नमस्कार झंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश बजट 2026-27। दुनिया में जिस तरह से उठा पटक और इनसिक्योरिटी है, कहीं पे कोई किसी के तनाव दे रहा है, कहीं तनाव का माहौल है, उसके बीच बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि रक्षा को क्या मिलेगा। सरकार का दावा है कि 21% इजाफा किया है, लेकिन मैं देख रहा था 21% का जो इजाफा है वो कैपिटल क्वालिटी में है। टोटल अगर हम बजट की देखें तो इजाफा जरूर हुआ है। मेक इन इंडिया को इससे बल मिल सकता है, पेंशन का पैसा है उसमें पैसा जाएगा, आपके सिविल जो है डिफेंस का पार्ट उसमें पैसा कम किया है, तो कुछ चीजें हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि पैसा कितना मिलता है। पिछली बार के बजट से इस बार बजट में इजाफा हुआ है। 7,80,000 करोड़ का डिफेंस का हमारा बजट इस बार बनाया है। तो चले हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल SPS कटेवा साहब, उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं फौज को दी हैं। एयर कॉमोडोर चंद्रमौली सर हमारे साथ में हैं और कैप्टन श्वेता मिश्रा हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरह से वो भी हमारे सामने एक चुनौती थी और हमने हमारे इक्विपमेंट्स जो हैं उन्हें परखा भी। क्या लगता है कि वास्तव में अभी मॉडिफिकेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, डिफेंस के लिए आवश्यकता थी? ये कहा जा रहा है कि रफाल भी अब यहाँ पे बनाए जा सकेंगे, ड्रोन से हम यहाँ बना सकेंगे, टैंक्स बना सकें, टैंक्स ऑलरेडी भी बन रहे हैं, गन्स भी बन रही हैं, मिसाइलों को हम काफी आगे तक उसमें काम कर रहे हैं। तो ये एक आवश्यकता थी। बजट सफिशिएंट कहें क्योंकि इस पार्ट पे 21% का शेयर जो है उसे में इजाफा किया है। ओवरऑल रक्षा बजट को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, आपने जैसे बताया कि 21% इंक्रीज है वो कैपिटल हेड में ही है, पर एक बात मैं आपको बताऊं कि जो कुल हिस्सा है हमारे बजट का, उसका अगर आप निकालेंगे पूरे बजट का वैल्यू का और डिफेंस का, तो हमारा 2 से 3% से ज्यादा कभी हमारा अलॉटमेंट नहीं होता है। तो वो उस हिसाब से आज जैसे आपने खुद ने बताया कि पूरी दुनिया में अभी टर्मोइल है, पूरी दुनिया में सब जगह लड़ाई के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। कब क्या हो सकता है कुछ पता नहीं, इसलिए हर एक देश चाहता है कि उसकी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, डिफेंस इक्विपमेंट है, वो सबसे उम्दा क्वालिटी का हो। और उसी दिशा में हमारी सरकार ने भी इसी दिशा में मूव किया है। जो आप 7.8 लाख करोड़ की जो बात कर रहे हैं, उसमें से जो कैपिटल के लिए अलॉट, जो कैपिटल हेड के नीचे जो बजट मिला है वो मिला है 2.19 लाख करोड़ और पिछले साल था 1.8 लाख करोड़। तो 21 से भी ज्यादा परसेंट पे इंक्रीज हुई है। पर अगर आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू देखेंगे और प्रोक्योरमेंट और जिस तरह की कीमत लगती है जो मिलिट्री हार्डवेयर के आज के दिन, उसके हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा पैसा मिला और हम सब कुछ एक साथ खरीद पाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने भी देखा है कि जो आर्मामेंट और जो हार्डवेयर था, जो रिक्वायरमेंट थी लड़ाई की, वो काफी बदलाव आ गया है। पहले क्या था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक करती थी और जो टारगेट होते थे उनको थोड़ा सॉफ्टन करती थी। प्री अटैक बम्बार्डमेंट होता था, ड्यूरिंग दी अटैक बम्बार्डमेंट होता था, और फिजिकली ट्रूप्स मूव करके किसी चीज को कब्जा किया करते थे। आज के दिन अमेरिका लड़ाई कर रहा है बिना किसी फिजिकल मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स के। कुछ को उसको जरूरत नहीं है क्योंकि ड्रोन्स आ गए हैं, मिसाइल्स आ गई हैं, और ये इसी तरह से इस दिशा में जो हमारे आर्मामेंट है वो हम इतने सब चीजें नहीं थे हमारे पास, तो उस दिशा में हम अभी आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए ये जो हमारे पैसा मिला है इसमें ये चीजें सब खरीदी जाएंगी। दूसरी बात है कि वो मेक इन इंडिया का जब जैसे राफेल का उनके साथ जब फ्रांस के साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ था, जब पहला लॉट खरीद के लेके आए थे हम, तो उसमें ही ये बात थी कि फर्दर इसका मेंटेनेंस और जो इसके स्पेयर्स हैं वो बाहर इंपोर्ट करने के बजाय ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होकर के यहाँ हिंदुस्तान में ही बने, चाहे वो खुद ही बनाए। और उस दिशा में आज के बजट में एक चीज और थी कि 2047 तक के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है डिफेंस में या और दूसरी चीजों में, उस पे जो ड्यूटी होती थी वो उन्होंने माफ कर दी है। मतलब कम से कम अगले 20-21 साल तक कोई उनको ड्यूटी नहीं दी। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि फॉरेन फर्म्स आए और यहाँ हिंदुस्तान में वो चीजें बनाए।
उस हिसाब से बजट में काफी इजाफा तो हुआ है, पर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी बड़ी हमारे आर्म फोर्सेस हैं और जितने बड़े हमारे बॉर्डर्स हैं, उसके हिसाब से कभी भी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। सारी चीजें हम एक साथ नहीं खरीद सकते हैं। हमारी सारी खास करके फाइटर, अभी चंद्रमौली साहब बताएंगे आपको कि फाइटर की जो हमारी फ्लीट है वो काफी पुरानी हो रखी है। कितने सारे थे जो अभी एक तो मॉडल था जिसको अभी थोड़े दिन पहले ही आउट ऑफ फ्लाइंग किया है। और जी इस तरह से जो मॉडर्न हाईटेक एयरक्राफ्ट है, 4th जनरेशन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, वो हमारे पास कम है, अभी है नहीं। सिर्फ राफेल को छोड़ करके बाकी अपग्रेड करते रहते हैं जगुआर्स और उनको, पर वो उस अभी भी उनकी जरूरत है कि हमें और भी अच्छा मिले। और एयर डिफेंस की प्रोक्योरमेंट पे भी हमको काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जी आने वाले समय में लड़ाई सिर्फ मिसाइल्स और एयरफोर्स जो एयर डिफेंस है वो ज्यादा महत्व रखेगी बनस्पत की फिजिकल मूवमेंट को, ट्रूप्स के जो जाकर के हम खुद कब्जा किया करते थे उसको देखते हुए। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, हमें, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय है, दुनिया के सामने है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये वेपन जो सप्लायर्स होते हैं उनके एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी होता है, क्योंकि तनाव नहीं होगा तो फिर वेपन्स कैसे, क्योंकि इसी बीच, लेकिन वो जो भी स्ट्रेटेजी होती होगी, पर हर मुल्क चाहता है कि, देश चाहता है कि मैं मजबूत रहूं, मेरी सेना मजबूत रहे। और भारत उस दिशा में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, हमारे नेबर कंट्रीज जो हैं, ये नेपाल और बांग्लादेश, क्योंकि पहले हमारे काफी सहयोगी है, लेकिन जिस तरह की आइडियोलॉजिकली उन लोगों की स्थितियां बन रही हैं, उससे और हमें मजबूत होने की अभी और आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी फ्रंट पे कोई भी चुनौती मिले उससे पहले मजबूती बहुत जरूरी है। तो चलिए, डिफेंस सिस्टम को मजबूत होना निश्चित रूप से, अगर हम बजट देते हैं 15.6% का इसमें इजाफा कहा जा रहा है। चलिए चंद्रमौली सर, आपके पास में आना चाहूंगा। अब तो फाइटर जेट्स के साथ साथ में हेलीकॉप्टर भी फाइटर होने लग गए हैं, हमने बनाया भी है, और हमारे पास में अमेरिकन के हेलीकॉप्टर्स भी हैं अभी, जो मिसाइल भी दाग सकते हैं, वहां पे बम्बारमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस दिशा में आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि ये सफिशिएंट है या कुछ और इसमें होना चाहिए था, या समय के साथ में ठीक है जो मिला अभी, क्योंकि खर्चे और भी बहुत कुछ होते हैं, तो किस तरह से देखें सर इसे हम? जी, जय हिंद। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले तो ये बजटिंग हमेशा रिक्वायरमेंट बेस्ड होती है कि हमको क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना है। और जैसे कि आपने और जनरल साहब ने बताया कि हमारे को कैपिटल परचेज वगैरह की जरूरत, उसके तहत हमारा बजट बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बड़ी क्यों? पाकिस्तान फ्रंट, चाइना फ्रंट, अब बांग्लादेश फ्रंट हो गया है। एक कंट्री उभर के आई है, हालांकि छोटी कंट्री है, वो न्यूसेंस वैल्यू करेगी। चाइना को वहां बिठा दिया, ड्रोन फैक्ट्री लगा रहा है चाइना। एक पुराना एयरफील्ड है जो सिर्फ 20-22 किलोमीटर अंदर है, उस एयरफील्ड को एक्टिवेट कर रही है। उसके पास भी MiG-29 है, हमारे पास भी, तो बांग्लादेश के पास भी MiG-29 है। तो मैं कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल वो हमारा एक नासुर जो भी बन चुका है वो और बड़ा नासुर बन जाएगा। इसलिए रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, इसलिए हमारे को ये बजट बढ़ाया गया। सेकंड थिंग इज कैपिटल बजट बता रहे हो आप, तो कैपिटल में नेवी की स्टेल्थ सबमरीन को बहुत ज्यादा जरूरत है आज के जमाने में। जैसे जनरल साहब ने बताया हुआ है कि आर्मी पहले बेनेट से लड़ाई करती, बेनेट घोप निकाल, पिक्चर में भी दिखाया बॉर्डर 2 में घोपता निकालता है, वो जमाने चले गए। जैसा कि बता रहे थे स्पीकर ने कि अमेरिका इराक में जब गया था वो गए नहीं, दूर से मारते मुरते, पहले उन्होंने उनका पावर स्टेशन तोड़ दिया, बिजली चली गई, यो रेलवे यार्ड ये वो सब तोड़ दिया, रडार पॉडर तोड़ दिए, तब वॉक इन आर्मी करके फिर ग्राउंड सिचुएशन होती है। तो हमारा जो कैपिटल बजट है, हमने ऑप सिंदूर में जो दिखाया है उसमें हमने एक प्रिलिमिनरी सबको दिखाया कि भाई हम अंदर नहीं गए लेकिन तुम्हारी हमने तोड़ी, तो उससे मिसाइलों से तोड़ा हमने। उन्होंने, आप देखो कितना बड़ा बेवकूफ ये हो सकता है, हमने तो मिलिट्री टारगेट्स अटैक किए। पाकिस्तान ने एक मिसाइल जो छोड़ा था वो दिल्ली के ऊपर छोड़ा था। नो इमेजिन करो, दिल्ली कहां था, क्या राष्ट्र पूरा दिल्ली तो बड़ा। बिल्कुल, क्योंकि क्रॉस द बॉर्डर अब जाने की जरूरत नहीं थी। टेक्नोलॉजी इसी तरह की है कि आपको बॉर्डर क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं, टारगेट्स को आप वहीं से अचीव कर सकते हैं। एआई का दौर है, मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि किस फीसदी जो बजट है वो
काफी इसके लिए जरूरी बजट इसे कहा जा सकता है। चंद्रमौली सर अभी हमारे साथ में कंटिन्यू है, लेकिन वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। मैं कटेवा साहब का रुख करना चाहूंगा वापस। सर, अब जो युद्ध है, पहले देखिए हमने डिफेंस के सबसे पहले दौर पैदल सेना, जिसको हम आर्टिलरी कहते हैं, वहां से इन्फेंट्री, वहां से शुरू, उसके बाद में आपके तोप, और फिर आपका एयरफोर्स। अब तो स्थितियां ये बन गई है कि आपको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जाना है तो कब्जा लेने के लिए जाना है, बाकी युद्ध सीमाओं से, अपनी सीमा से ही लड़े जा रहे हैं। उस दौर के लिए तो काफी ये जरूरी है कि इसमें पैसा खर्च किया जाना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी का सवाल है, किस तरह की हमको टारगेट अचीव करना है, रेड करके किसी टारगेट को जाकर के मार के आना है, वो भी हम करते रहे हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है इस तरह का। और दूसरी बात है कि जो हमारा टोटल बजट मिला है, जैसे आप खुद ही बता रहे थे कि उसमें से जी, कटेवा सर मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। अपने साथ कैप्टन श्वेता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। मैम, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, अगर आप वीडियो श्वेता मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी योगेंद्र जी, सुन पा रहे हैं जी। जी जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपकी ऑडियो आ रही है। वीडियो, आपका कैमरा ऑफ है, आप अगर उससे चालू कर ले। जी प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, मैं बता रहा था कि बजट को, जो डिफेंस बजट का, क्योंकि हमारी 13 लाख से ज्यादा की फौज है, तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिला करके, और उनको मेंटेन करने के लिए आप देख रहे हो कि बजट का 75 से 80% जो बजट है वो सिर्फ पेंशन, सैलरी और नॉर्मल मेंटेनेंस, जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनमें चला जाता है। कैपिटल फंड्स के अंदर प्रोक्योरमेंट के सिवाय जो नए आपके कंटोनमेंट बनने हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वो भी कैपिटल हेड से ही जाता है। सिर्फ ये नहीं कि कैपिटल से आप सीधा नया का नया प्रोक्योरमेंट ही करेंगे। तो इस हिसाब से बल्क जो है 7.80 लाख करोड़ बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट लगता है, परंतु उसमें जैसे टोटल प्रोक्योर जो कैपिटल है वो सिर्फ 2.19 लाख करोड़ ही है। तो और एक एक एयरक्राफ्ट आपको पता है कितने करोड़ रुपए का आता है। तो उस हिसाब से डिफेंस के बजट में कभी भी जो तो सब चाहिए, जो अपग्रेड करना है, अगर हमारे पास खूब सारा अलॉटमेंट होता तो सारे के सारे वेपन एक साथ अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि एक आज के दिन हम सेकंड लार्जेस्ट, पिछले साल तक सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं हम डिफेंस इक्विपमेंट के पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारी फौज बड़ी है। और जैसे चंद्रमौली साहब ने बताया, हमारे चारों तरफ से हमारे जो नेबर हैं, वो हमारी उनके साथ इस तरह की उनकी जो हरकतें हैं, उनको देखते हुए हमें अपने आप को हमेशा चौकन्ना और तैयार रहना चाहिए। वो चीन हो, पाकिस्तान हो, और अब भी बांग्लादेश हो गए। तो उसके हिसाब से हम जो अभी हमारा जो डिफेंस बजट का अलॉटमेंट, और जिस तरह से हमारे हमको इजाजत मिली है कि बाहर के मैन्युफैक्चरर्स आके यहाँ खुद प्रोड्यूस करेंगे मिलिट्री हार्डवेयर और वेपनरी, वो हमारा अभी एम ये चल रहा है कि हम बिगेस्ट इंपोर्टर के रहते छोड़ करके हम आने वाले कुछ सालों में बिगेस्ट एक्सपोर्टर बनने की और राह की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। और जब हम विकसित भारत बनेंगे 2047 के अंदर, उस समय हम एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप के ऊपर उभरेंगे, जिससे कि हमारी जो विकसित का ऊपर जो है उसके ऊपर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो उस हिसाब से तभी हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि डिफेंस के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और हमारा एक बहुत बड़ा बजट जो हम इंपोर्ट करते हैं, उस पे अगर ये भी हमारी एक पहल है कि यहीं पे हम अगर उससे बनाते हैं, यहाँ मेक इन इंडिया। क्या होता है कि योगेंद्र जी, जो डिफेंस हार्डवेयर है, जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो वेपनरी बनती है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है दुनिया में। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती कस्टमर्स, कोई बाकी और सामान बनाओगे तो बना के पड़ा है, कोई लेने वाला नहीं है। तो वो बात नहीं है। अगर आप 4th ग्रेड और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट और 5th जनरेशन के फाइटर्स प्लेन या इस तरह की गन्स आप बनाने लग जाएंगे, तो जरूर आपकी डिमांड बढ़ेगी और उससे हमारे देश की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं चंद्रमौली सर, बीच में टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी, मैं वापस आपको ज्वाइन करना चाहूंगा। जी प्लीज कंटिन्यू करिए। था कि पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च कर दिया दिल्ली के ऊपर। आप इमेज करो, राष्ट्रपति भवन था, कि हेडक्वार्टर था, कि आर्मी, मतलब
तो इस तरह के लोग हमारे आसपास हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि कैपिटल परचेज जरूरी है। वो तो भला हो S-400 का जो दिल्ली के रास्ते में सिरसा के आसपास कहीं पे उसको इंटरसेप्ट करके और नीचे गिरा दिया, इसी तरह से उनके जहाज, उनके मिसाइल को गिराया। और हमारे DRDO ने डेवलप किया हुआ, अभी लेजर वगैरह डेवलप किया हुआ है, इन सब में खर्चा लगता है। ये सब चीजें अभी परचेज होकर के इंडक्ट होने वाली है, इसलिए कैपिटल बजट इज मोस्ट नेसेसरी। जहाज के लिए बजट ऑलरेडी हो चुका है, राफेल के लिए हो चुका है, जो नए जहाज आ रहे हैं, और उसके लिए अभी Su-57 लेना हमारे को, या हम अपने खुद के जो है तेजस मार्क 2 अगर वो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ वाले कह रहे हैं हम बनाएंगे, वो कह रहे हैं। तो जो भी मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि एयर डिफेंस जिसमें मिसाइल रडार टेक्नोलॉजी आती है, हमारी एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल यानी कि आकाश हमारे पास में S-400 है, उसकी परचेज बांग्लादेश अगर है तो एक उसके चारों तरफ हमको फिर से लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमने चाइना के लिए उधर लगा रखा है, पाकिस्तान के लिए यहाँ लगा रखा है, लेकिन पूरी बॉर्डर कवर नहीं है। हमारी रिफाइनरी गुजरात में, वहां पे हमने कोई लगाया नहीं ज्यादा कुछ, तो हमको उस एरिया को भी देखना पड़ेगा। इसलिए न्यू परचेजेस के लिए बहुत जरूरी है कि कैपिटल बजट इन्होंने बढ़ाया है, बहुत समझदारी से बढ़ाया हुआ है। एंड परचेजेस फॉर द नेवी, आर्मी एंड द एयरफोर्स ये होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं पेंशन पे पेंशन तो रेगुलर है, वो चलता रहता है। कैपिटल परचेज को करना जरूरी है, जिनमें अभी जनरल साहब ने बताया, मैंने आपको बताया, ये अगर आएगा तो बहुत ही खुशी होगी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी आएगी, ताकि बिना क्रॉस किए हुए बॉर्डर को हम अपना जो अपना एम है उसको अचीव कर लें। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि देखिए टेक्नोलॉजी का युग है। अब अपने टेरिटरी में बैठ करके दूसरे को आप टारगेट कर सकते हैं, और उसके बाद में पैदल सेनाएं कब्जा लेने के लिए जाना है तो, लेकिन अब वो दौर केवल आप बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, वहां पे कोई घुसपैठिए हैं उनके लिए हम इस तरह के ऑपरेशन में काम, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल युद्ध लड़े जाते हैं। अगर हम अभी भी देखें रसिया और यूक्रेन का, तो वहां पे भी यही सब कुछ चल रहा है। बॉर्डर ज्यादा क्रॉस करने की आवश्यकता किसी को शुरू में नहीं पड़ी। अपने यहीं से इजराइल और ईरान के बीच में या जिस तरह की स्थितियां बनी है, वो सब कुछ ऐसी स्थिति। श्वेता मैम हमारे साथ में जुड़ी है। मैम, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के अगर मैं बात करना चाहूंगा तो इन्होंने इसमें भी इजाफा किया है, पॉइंट सर्विस के लिए किया है 17.24% का। तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इक्विपमेंट्स भी बनाएंगे तो, या जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया कि 21% का जो इजाफा है, वो 21% का इजाफा हमारी कैपिटल क्वालिटी पे है, यानी कि सेना के मॉडिफिकेशन पे होगा। तो इससे कुछ अवसर मिलेंगे रोजगार के। योगेंद्र जी, बिल्कुल बहुत शानदार बजट है। और एक जो इंक्रीज इन, अभी डिस्कस किया है हमारे सीनियर जनरल्स ने, दैट इंक्रीज इन कैपिटल एलोकेशन है। जो बेसिक डिफरेंस है, आम जनता जानती है कि जो रेवेन्यू एलोकेशन होता है वो मेंटेनेंस के लिए होता है, पेंशंस के लिए होता है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए होता है, उसको अपकीप के लिए होता है। और जो कैपिटल एलोकेशन होता है वो नए इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट करना, उसके लिए होता है कैपिटल एलोकेशन। अभी आपने जो फिगर्स बताए, देखिए योगेंद्र जी, 2 लाख करोड़ के लगभग का डिफेंस एलोकेशन था सन 2014-15 के डिफेंस में, और आज वो पूरा डिफेंस एलोकेशन था, आज सिर्फ कैपिटल एलोकेशन तो 2 लाख करोड़ का हो रहा है। तो ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है, और बहुत जबरदस्त हमारा जो फोकस है दिख रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट का डिफेंस के ऊपर। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम है निर्मला मैडम ने, सबसे पहले उन्होंने बताया कर्तव्य, 3 कर्तव्य डिफाइन किए, उसमें सबसे पहला कर्तव्य उन्होंने अपने डिफेंस से रिलेटेड ये था कि हमको जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल जो डायनामिक्स है उसमें एग्जिस्ट करने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। सबसे पहला जो उनका था कि हमें अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस पर फोकस करना चाहिए। ये सबसे पहला कर्तव्य भारत देश का और उनके बजट को बनाने का था। और डिफेंस बजट के एलोकेशन को इंक्रीज करना उस कर्तव्य के प्रति सबसे बड़ा उनका डेडिकेशन दिखता है। क्या आपका प्रश्न था कि क्या जॉब में या एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है, 2 लाख करोड़ अगर हमारी कैपिटल एलोकेशन है, इसका मतलब है एमएसएमईज को पैसा जा रहा है, इसका मतलब है एक्सपोर्ट्स हमारे जो इंडिया के हैं उनको फोकस मिलेगा, इसका मतलब है जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं, जो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन होगा उसके लिए पूरे देशों से इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसको फोकस मिलेगा। और अगर ये सब अगर एक्सेलरेट होता है तो जॉब जाहिर सी बात है मिलेगा, जनता में मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। एक और इंटरेस्टिंग सी बात उन्होंने की है, जो कस्टम ड्यूटी होती है,
जो रॉ मटेरियल्स हम इंपोर्ट करते हैं, जो एमएसएमईज हैं या डिफेंस प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं, उसकी कस्टम ड्यूटीज भी रिड्यूस की गई हैं, एक्सक्यूज की गई हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है डिफेंस सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उसके लिए। तो हाँ, जो डिफेंस में हमारा डिफेंस कैसे एनहेंस होना है, ये हमारे सीनियर जनरल्स ने हमें बताया ही। इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से कैसे हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत 2047 है, कैसे इन चीजों को भी डिफेंस में एलोकेट करके अचीव किया जा सकता है, ये हमको समझ में आता है इंक्रीज डिफेंस एलोकेशन से। जी योगेंद्र जी, आप कुछ कहते हैं? जी, निश्चित रूप से, क्योंकि एक समय की आवश्यकता भी आपको लगता है मैम कि मैंने पहले स्टार्टिंग में भी कहा कि जिस तरह से दुनिया के सामने तनाव है अपने इंटरनल और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के, युद्ध जैसे माहौल बन रहे हैं, कोई किसी को थ्रेट कर रहा है, तो उस बीच हमें मजबूत होना जरूरी है। देखिए, ईश्वर ना करे किसी भी मुल्क के साथ में किसी के भी कोई युद्ध, कोई नहीं चाहता, युद्ध को चाहता नहीं, लेकिन स्थितियां बन जाती है तो उसमें पीछे भी कोई नहीं हट सकता। तो उस दिशा में हमें अपने आप की मजबूती के लिए ये जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखाया कि क्यों हमको डिफेंस में टोटली ऑपरेशनली रेडी होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने ये भी दिखाया कि हमारी जॉइंटेडनेस कितनी है और हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है। तो एक ऑपरेशनल सिंदूर का एलिमेंट था जिसका ट्रांसलेशन अभी बजट एलोकेशन में हुआ, जिसका एक इम्पैक्ट बजट एलोकेशन में हुआ, क्योंकि हमने अपनी थम्पिंग विक्ट्री दिखाई, क्योंकि हमने दिखाया कि टेक्नोलॉजी का यूज से हमको विक्ट्री मिलती है। तो अब बजट एलोकेशन अकॉर्डिंगली किया गया है। ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट होगी, मिसाइल्स ने हमको दिखाया मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट और एनहेंस मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट दिखता है बजट एलोकेशन में। दूसरा, जैसा जियोपॉलिटिक्स एग्जिस्ट कर रही है, एक छोटा सा एक एग्जांपल सिंपल है कि रशिया यूक्रेन का वॉर है जो एक बार शुरू हुआ है तो 4 साल से ऊपर हो गए, खत्म नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अगर वॉर हुआ तो हमारी कैपेबिलिटी थी, हमने ऑपरेशन सिंदूर कुछ दिनों में खत्म कर दिया, बट जरूरी नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में इस तरह का कुछ सिचुएशन हो, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो डिफेंस एलोकेशन उस पर्सपेक्टिव से भी बनाया गया। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह की आपको जरूरी नहीं है कि लड़ाई लड़नी ही है, लेकिन आपकी मजबूती भी बहुत जरूरी है, ताकि अगर मजबूत आप होते हैं तो सामने वाला कुछ भी दुस्साहस करने से पहले सोचता है। आपको इस वजह से दुनिया के सामने अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए, आपके पास में होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। परिस्थितियां जिस तरह की दुनिया में चल रही हैं उसे देखते हुए वाकई सेना की मजबूती बहुत जरूरी है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।